हेलो, वेलकम बैक। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मैं नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। चलो आज शुरू करते हैं फ्रेंड्स। रैट होल माइनिंग। ये रैट होल माइनिंग क्या है, यानी रैट होल खनन क्या है? तो रैट होल खनन या माइनिंग क्या है? भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है, यानी कि नेशनलाइज्ड, और इनका निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। यानी कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के हम किसी भी प्रकार का जो है मिनरल्स नहीं निकाल सकते। किंतु उत्तर पूर्व भारत, यानी जो हमारा उत्तर पूर्व का भारत है, वहाँ जो स्टेट्स हैं उसके अधिकांश भाग में जनजातीय लोग रहते हैं, और वही जनजातीय क्षेत्र ट्राइबल एरिया में खनिजों यानी मिनरल्स का स्वामित्व यानी कि ओनरशिप पर्सनल होता है, व्यक्तिगत या समुदाय को प्राप्त है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर मेंशन भी है जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग यानी कि टनल के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। है कुछ इंटरेस्टिंग बात। रैट होल माइनिंग किसे कहते हैं, यानी चूहे जैसे बिल बनाते हैं उसी तरीके से ये रैट होल माइनिंग वहाँ के परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसे रैट होल माइनिंग कहते हैं। ये एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए और इंटरेस्टिंग बातें हैं और हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। और नेक्स्ट हम एक और पॉइंट लाए हैं, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 3 जून टू 14 जून 1992, यानी रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये क्या है? जून 1992 में 172 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट में भाग लिया। ये पूछता है क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो, ये टाइमिंग पूछ देगा कि किस ईयर में या किस मंथ में ये हुआ। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं। इसीलिए मैंने कुछ ऐसे मैटर यहाँ पर लाए जिससे कि आप लोगों का भला कर रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट में भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ? इसमें कर रहा है पहला कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण संरक्षण। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पर्यावरण इतना ज़्यादा हमारा दूषित हो चुका है या इसमें इतना सारा नुकसान हो चुका है कि इसकी भरपाई, क्षतिपूर्ति करना अभी बहुत ही असंभव है। सेकंड कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, हमारा जो है सामाजिक और आर्थिक विकास एकदम रुक सा गया है। प्रॉब्लम्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दो बातों पर मुख्य रूप से फोकस दिया गया। सम्मेलन में एकत्रित राष्ट्राध्यक्षों ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, ये आप ध्यान रखिएगा, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे पृथ्वी पर ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, और
जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत डाउनफॉल हो रहा है, पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। ये जितने भी 172 ये जो कंट्रीज के जो भी लीडर्स वहाँ पहुँचे, इन लोगों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास, ये सतत पोषणीय विकास अक्सर पूछता है क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, माने हमारा डेवलपमेंट ऐसे हो कि किसी पर्यावरण या बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम ना हो और हमारा डेवलपमेंट आसानी से हो जाए, जैसे रेल बनना, सड़कें बनना, ओवरफ्लाई बनना, ब्रिज बनना, पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये चीज़ है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुके नहीं, लेकिन ये जो है ये सस्टेनेबल डेवलप, कैसा डेवलपमेंट हो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दी। यानी कि 21वीं सदी में जो हमारा डेवलपमेंट हो वह किस आधार पर हो कि हमारा जो है इन्वायरमेंट उसको कोई नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमारा डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए मनुष्य के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, ये कह रहा है कि स्वीकृति प्रदान की। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडी है वो अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। माने 21 में हमारा क्या प्लानिंग है, हम 21 तक पहुंचते पहुंचते हम क्या कर सकते हैं, किसके लिए, तो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए ये रियो डी जेनेरो का सम्मेलन किया गया। ठीक आया होगा समझ में, अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है भूदान ग्रामदान। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, सीखने की चीजें हैं। भूदान ग्रामदान क्या है? महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना अत्याधुनिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। ये मैं थोड़ी सी भूमिका इसलिए बना रहा हूं कि तभी ये नीचे की बातें समझ में आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इस भूमिका को मैं यहां पर लिखा। पूरे देश में पदयात्रा की। एक बार जब ये आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना, उस समय वो आंध्र प्रदेश में था जब विनोबा भावे वहां पहुंचे थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वह तेलंगाना में, तेलंगाना के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे। कौन? विनोबा भावे। तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने, मतलब जिनके पास कोई जमीन नहीं है, भूमि नहीं, लैंडलेस लोग, पुअर लोग, गरीब लोग जो कि गांव के ही थे, ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। किससे? विनोबा भावे से। विनोबा भावे से गांव के लोगों ने कुछ जमीन मांगा। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया कराएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई कि गरीब लोगों ने विनोबा भावे से कहा कि हम लोगों के भरण पोषण के लिए कुछ हम लोगों को ज़मीन दीजिए ताकि हम लोग उसमें खेती किसानी मजदूरी करके अपने जीव को पार्जन कर सके। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ कहा नहीं, लेकिन कहा कि ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं तो मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, सहकारी खेती का एक स्कीम चलेगा। तभी अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी, जो एक वहाँ के जमींदार एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे, उठ खड़े हुए
और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश कर। देखिए कितनी गजब की बात है, 80 भूमिहीन लोग और 80 एकड़ जमीन, माने एक एक एकड़ सब लोगों को जमीन उन्होंने देने का वादा कर लिया। इसे ही भूदान के नाम से जाना गया। ये कार्यक्रम वहीं से शुरू हो गया, भूदान। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो उनके गांवों के मालिक थे, कुछ ऐसे जमींदार लोग थे जो पूरे गांव के ही मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश कर दी। देखिए विनोबा भावे का प्रयास कितना सफल रहा कि गांव के गांव लोगों ने क्या किए, दान दे दिए। इसे ग्राम दान कहा गया। याद रखिएगा, ग्राम दान जिसमें गांव दान दे दिया गया, और भूदान जिसमें कि जमीन दे दी गई। ये दान देना, ठीक है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य है। दान एक ऐसा शब्द है जो जिसका न तो कोई अंत है न कहीं से शुरुआत है। आप रक्त दान कर सकते हैं, आप भूमि दान कर, आप दान कितना कर सकते हैं, ये चीज यहाँ एक अच्छी पेशकश है। इसे ग्राम दान कहा गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि रक्तहीन क्रांति किसे कहा गया, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि रक्तहीन क्रांति किसे कहा गया। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप ध्यान दीजिएगा। मेघालय, अब देखिए मेघालय का जैसे नाम आता है हम लोगों को क्या समझ में आता है, जहां विश्व की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है, अर्थात इसका नाम ही है मेघ मतलब बादल, आलय माने घर, हिमालय जैसे हम लोग बोलते हैं हिमालय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, पुस्तकालय पुस्तक धन आलय, तो ये हो गया मेघालय जिसका नाम ही है मेघों का घर। फिर वहां हार्वेस्टिंग की क्या जरूरत भाई, वहां वर्षा जल संग्रहण की क्या जरूरत, वहां तो इतनी वर्षा होती है। लेकिन देखिए विडंबना क्या है, कह रहा है कि मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गई। एक क्वेश्चन का आंसर यहां पर मिल गया, ये भी पूछता है छोटे बड़े एग्जामों में, ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत जल वर्षा संग्रहण प्रचलित है, यानी कि छत पर जितनी बारिश होगी उसे पाइप के माध्यम से किसी न किसी तरीके से हम लोग स्टोर कर लेते हैं। कहां पर, तो टैंक के अंदर। तो यह एक रोचक तथ्य है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिन राम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, मैंने पहले ही कहा, कहां पर, चेरापूंजी और मौसिन राम जहां पर सबसे ज्यादा विश्व में वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। सोचिए जहां पर मात्र 55 किलोमीटर दूर पर ही विश्व की सबसे ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती हो, वह शहर प्यासा है। इसका एक कारण और ही है कि यह रेन शैडो एरिया में पड़ता है। ये रेन शैडो एरिया जैसे कि ये कोई माउंटेन है, तो क्लाउड्स जो है यहाँ इधर से आते हैं और बारिश करते हैं, तो ये एरिया जो हो गया यहाँ पर हेवी रेनफॉल होगा। लेकिन जैसे जैसे ये क्लाउड्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ये ड्राई होते जाएंगे और ये इधर आकर के बहुत कम वर्षा करेंगे। इसे रेन शैडो एरिया बोलते हैं। माने इस एरिया का ये क्या हो गया, शैडो हो गया, छाया हो गया। तो ये क्या हो गया, वर्षा का इधर केवल छाया मात्र पड़ रहा है, इधर नहीं हो रहा है। तो ये जो शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ तक हुआ व्यवस्था। अब देखिए कह रहा है कि शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था है। ये तो कहाँ होता है, ये तो ड्राई एरिया में होता है, जैसे राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर ये छत वर्षा जल संग्रह प्रणाली बहुत भली भांति विकसित है क्योंकि वहाँ बहुत रेनफॉल कम होता है। लेकिन घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति
छत जल संग्रह व्यवस्था से होती है। तो ये एक हुआ कि नहीं इंटरेस्टिंग चीज कि जहां विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है वहां क्या हो रही है, वहां से मात्र 55 किलोमीटर दूर क्या है, तो पानी की किल्लत है, पीने के पानी की समस्या है। अब फ्रेंड्स, अब एक और एग्जाम से रिलेटेड अच्छी चीज मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं, वेरियस एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, विभिन्न कृषि क्रांतियां समय समय पर एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन लाया गया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन और सबका पेट भरने के लिए तो भोज्य पदार्थ चाहिए, तो इसलिए ये रिवॉल्यूशन लाए गए और इसमें बहुत बृहद पैमाने पर वृद्धि हुई। 1950 के दशक में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जितने भी पेड़ पौधे खाने पीने के जो चीज़ें हैं, अनाज है, उसको जो है ग्रो करना, ये एक्चुअल में ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रारंभ यानी 1950 के दशक में हरित क्रांति का प्रारंभ रॉकफेलर फाउंडेशन मैक्सिको, आप लोग जानते हैं मैक्सिको में रॉकफेलर फाउंडेशन में हुआ। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग, ये इसके डायरेक्टर थे, इनको ये जाता है, ठीक है, ये श्रेय इनको जाता है कि 1950 के दशक में हरित क्रांति कौन लाए, तो रॉकफेलर फाउंडेशन और उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत बार पूछ चुका है। अब इंडिया की बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति छठे दशक के मध्य में शुरू हुई और इसका श्रेय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को जाता है। अगर हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक अगर कहा जाए तो हो गए MS स्वामीनाथन। अब ये रिवॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, इसको मैं एक नोट्स के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति खाद्यान्न फसल के लिए, ठीक है। इसके बाद है व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, ये दोनों दूध उत्पादन के लिए। कौन? व्हाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। फ्लड माने यहाँ बाढ़ से मत समझिएगा आप लोग, ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड। इसके बाद है ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए जिससे तेल निकाला जाता है। रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन के लिए। राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन के लिए। और पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए। ये इसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, येलो रिवॉल्यूशन क्या है, किसके उत्पादन के लिए है, तो यहां से आप इसके आंसर को ले सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, एक होता है खनन और एक होता है उत्खनन। खनन किसको कहते हैं, माइनिंग किसको कहते हैं, कि जब खनिज पदार्थ मिनरल्स गहराई से खोदकर निकाला जाता है तो उसे खनन कहते हैं। आई बात समझ में? जब डीप जमीन के नीचे अगर खुदाई करके यहाँ से अगर मिनरल्स निकाला जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, खनन, माइनिंग कहते हैं। उत्खनन क्या होता है? एक्सकेवेशन करे कि जब खनिज पदार्थ मिनरल्स की प्राप्ति के लिए खुदाई धरातल पर ही की जाती है तो उसे उत्खनन कहते हैं। माने इसको बोल सकते हैं ओपन माइन, ठीक है। ये जैसे ये धरातल है और यहीं से क्या हो रहा है, खोद खोद करके और खनिज की प्राप्ति कर ली जाती है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्खनन। ये बात आई समझ में आप लोगों को? ठीक है, अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।